हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस, यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर जरूर देखा करें। और अब से आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपका आएगा ट्यूसडे आएगा, थर्सडे आएगा और सैटरडे आएगा। ओके, तो TTS में आएगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और साथ ही में आप हिस्ट्री के भी NCERT देख सकते हो। अभी हमने एंशिएंट NCERT कंप्लीट कर ली है, अब हम मिडिवल NCERT पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हो। हम अभी वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके 7th की NCERT। तो वो जो सीरीज़ आती है वो मंडे आती है, वेडनेसडे आती है और फ्राइडे आती है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं। और आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। जो इमरजेंसी प्रोविजन है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, और इरीज कॉन्स्टिट्यूशन से और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बताइए कहाँ से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन इंडिया का? तो देखिए, इसका आंसर है जो इमरजेंसी प्रोविजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखिए तो आप क्या कीजिए कि आप इसका आंसर ज़रूर सोचा कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहीं पर आप गलत कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके सही करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितने ज़्यादा आप एक्यूरेसी के साथ सही करेंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस भी इंक्रीज़ होगा। तो अच्छा है कि गलती आप यहाँ कर लें, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने से कॉमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। अगर कमेंट सेक्शन में आप नहीं लिखना चाहते हो तो एक कॉपी पेन लेके बैठे, उसमें लिखा करें आंसर, ताकि क्या होगा कि आपको पता चलते रहेगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है और आपको किस कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है। चलिए, तो उसका आंसर है इमरजेंसी ऑफ, आपका जो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और ये बोरो किया गया है आपके वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से, वे जर्मनी के। तो ये दोनों क्या है, सोर्स है आपके इमरजेंसी प्रोविजन का। और जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आता है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि इमरजेंसी इम्पोज करे सारे इंडियन स्टेट पे, अगर उनको लग रहा है कि सिक्योरिटी का थ्रेट है, अगर ऐसा लग रहा है उनको बाहर से कोई आक्रमण करने वाला है या कोई आर्म रिबिलियन होने वाला है, मतलब कोई विद्रोह होने वाला है, आप ऐसे समझो, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है प्रेसिडेंट। तो किस आर्टिकल के अंदर करेगा? तो आर्टिकल 352 के अंदर करेगा। देखिए, जब भी इमरजेंसी की बात हो तो आपके माइंड में 3 आर्टिकल आने चाहिए। आर्टिकल 352, उसके बाद आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। देखिए, आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। अगर देश में कोई वित्तीय प्रॉब्लम आ रही है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी देश पे लगाई जाएगी। लेकिन ये अभी तक लागू नहीं किया गया है, ये एक बार भी इंडियन हिस्ट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है। भगवान ना करे कि आगे भी इसे लगाना पड़े, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहे। और 356 की बात करें तो ये प्रेसिडेंट रूल जो ये लगाता है, ये आपके स्टेट पे लगाता है। ओके, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। देखिए, अगर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आपका जो मशीनरी है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर स्टेट काम नहीं कर पा रही है तो उस केस में प्रेसिडेंट बीच में आते हैं और प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाया जाता है, तो स्टेट का शासन खत्म कर दिया जाता है। तो उसी को 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और 352 किस केस में लगाया जाता है? जब नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, ऑल ओवर इंडिया लगाया जाता है। ये समझ रहे हो आप? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से किसको डिस्क्राइब किया गया है कि सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और प्रियम्बल। तो बताइए किसे बोला गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, संविधान की आत्मा की अगर हम बात करें तो इसे प्रियम्बल को बोला गया है आपका सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को ही क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि देखिए, इस जो अगर कोई जुडिशरी है, जुडिशरी को कोई रूल, कोई आपको जजमेंट दे रहा है
या कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करते हैं आपके जो भी पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हो गए, तो वो एमपी वगैरह, जो कुछ कोई भी इंसान जो भी काम कर रहा है देश में, अगर उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो वो क्या करते हैं, वो प्रेम्बल को जाके पढ़ते हैं। अगर उनको कोई डाउट आता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई लॉज को समझने में दिक्कत आ रही है, किसी क्लॉज को समझने में दिक्कत आ रही है, तो कोई भी डाउट ऐसा उनके दिमाग में अगर अराइज हो रहा है तो वो प्रेम्बल को पहले जाके पढ़ते हैं। प्रेम्बल उनको क्या देता है, प्रकाश प्रोवाइड करता है। जैसे अंधेरे में एक दिया जला दो तो क्या रोशनी होता है, तो उसी तरह से प्रेम्बल, अगर माइंड में कोई डाउट है, कोई अंधेरा आ रहा है, तो उसको क्या करता है, रोशनी देता है। तो इसलिए प्रेम्बल को बोला गया है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय, जो भारत संविधान में 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा ऐड किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, 8th अमेंडमेंट के द्वारा, 9th अमेंडमेंट के द्वारा, या फिर 42nd अमेंडमेंट के द्वारा? तो बताइए इसका आंसर क्या है। 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? देखिए जब जब आज़ाद हुआ था तब टोटल 8 शेड्यूल थे। अभी कितने शेड्यूल हैं कमेंट सेक्शन में बताना है, ज़रूर बताएं आप। तो 9th शेड्यूल में किसके द्वारा ऐड किया गया था बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसमें क्या गया था, इसमें ऐसे लिस्ट रखे गए थे लॉज की, सेंटर और स्टेट के, जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। आप नहीं बोल सकते हो कोर्ट में जाकर के कि ये जो चीज़ है ये गलत है, यहाँ मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, या मेरा किसी और चीज़ का हनन हो रहा है, कोई लॉ, कोई मेरे राइट्स को नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आप जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते हो। प्रेजेंटली इसके अंदर 284 लॉज है जो जुडिशियल रिव्यू से बचाता है। इस लॉज को जुडिशरी इस पे क्या कर सकती है, रिव्यू नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू ये कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, लॉज ये वैलिड है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ऐसा बोला गया है। और इसको 1951 में पार्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। जब इसको पार्ट बनाया गया था तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता है। और इसमें आर्टिकल जो जोड़ा गया था वो 31A, 31B और 31A जोड़ा गया था। 31A में सारे लॉज को रखे गए थे जिनको प्रोटेक्ट करना था जुडिशरी से, और 31B में क्या था, ये जो इसको किस तरह से कौन से लॉज के अकॉर्डिंग इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा वो लिखा गया था 31B में। देखिए क्या होता है, जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी लॉज नहीं बनाए जाते हैं तो जुडिशरी बीच में ज़रूर आती है, या फिर कोई भी लॉज बनाए जाते हैं तो जुडिशरी को अगर लगता है कि ये जो लॉज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको वो तुरंत बीच में आके नल एंड वॉइड, उसको नल कर देती है एंड वॉइड कर देती है, उसका जो अस्तित्व है वो खत्म कर देती है, उस लॉज को खारिज कर देती है। तो जुडिशरी से किसी भी लॉज को बचाने के लिए क्या किया गया, 9th शेड्यूल को लागू किया गया। आप समझ पा रहे हो, जुडिशरी के पावर को कम करने का यहाँ पे ट्राई किया गया था। लेकिन फिर जुडिशरी बीच में आती है और कहती है कि ये जो राइट है, ये जो क्या है, मेरा फंडामेंटल राइट है भाई, आप जुडिशरी की पावर को कम नहीं कर सकते हो किसी के भी द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा। ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है जुडिशरी का पावर। तब जुडिशरी बीच में आई, उन्होंने मना कर दिया भाई ये 9th शेड्यूल को आप इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर हमें लगेगा कि कोई ऐसा लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम बीच में ज़रूर आएंगे। तो फिर भी अभी ऐसे कुछ लॉज हैं जो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते हैं, तो वो 284 लॉज है। लेकिन अगर जुडिशरी को लगे कि ये लॉ सही नहीं है तो ये आ भी सकती है बीच में, ठीक है। तो अब ये जो बेसिकली जो 9th शेड्यूल जो लागू किया गया था वो आपके अलॉन्ग विद एग्रीगेरियल रिफॉर्म के लिए किया गया था। देखिए जब आज़ाद हुआ था तो ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। वहाँ कुछ लोगों के पास ही बहुत बड़े बड़े लैंड थे और बहुत कम लोगों के पास लैंड थे, और वो ज़्यादातर ज़मींदारों के अंदर काम करते थे, और ज़मींदार क्या करते थे, इन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या किया गया, ये वाला आपका 9th शेड्यूल क्या किया कि ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई होप आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। देखिए यहाँ पे
जो एम होता है ये नहीं होता है कि आपके 10 सवाल कराने हैं, एम ये होता है कि 10 से कम 50 सवाल आपके यहाँ पे हो जाएं। और आपने अगर ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट को काफ़ी अच्छे से बताती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। कितनी बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार और नेवर अमेंडेड। बताइए कितनी बार अमेंड किया गया है आपके प्रीएम्बल को, जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। देखिए, प्रीएम्बल को सिर्फ 1 बार ही अमेंड किया गया है। ये जान के आपको हैरानी होगा, आज़ादी से लेकर अभी तक, फ्रीडम से लेकर अभी तक सिर्फ 1 बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, और वो अमेंडमेंट कहलाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। जब अमेंड किया गया तो 3 शब्द जोड़े गए। सबसे पहले सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। देखिए, ये जो 3 शब्द हैं इसके मतलब हैं, सोशलिस्ट का मतलब है कि सभी को इक्वल ट्रीट करना। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, किसी भी आधार पे किसी को भी आपको भेदभाव नहीं करना। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष बनना। देखिए, भारत जो है उसमें बहुत सारे कस्टम्स और बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो किसी एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा ना देना और सारे रिलीजन को इक्वल लेके चलना। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को? यही आपकी ब्यूटीफुल है, यही सबसे खूबसूरती है हमारे भारत की कि हम सभी धर्मों को समान इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो ये मॉरल वैल्यू की बात करता है कि मॉरल वैल्यू हो, एथिकल वैल्यू हो। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी काम कर रहा है तो वो मॉरल के तरीके से करे, मॉरली करे, एथिकली करे। कोई भी 6-5 वाली चीज़ें ना हो, दूसरों को धोखा देने का ट्राई ना करें। ये सब चीज़ें इंटीग्रिटी में बताई गई हैं। तो ये सब जो शब्द जो है वो ऐड किए गए थे आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और जो किसके रिपोर्ट के अंतर्गत ये अमेंडमेंट किया गया था? तो स्वर्ण सिंह, आपके सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार ये अमेंडमेंट किया गया था। देखिए, ये भी सवाल आता है कि किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अमेंडमेंट किया गया था। और इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत आपका जो पार्ट 4A है वो ऐड किया गया था, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बोलते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो ऐड की गई थी वो 42nd के अंदर ही की गई थी, और 42nd अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो सवाल आपका कहीं से भी आए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया गया, 42nd अमेंडमेंट में कितने वर्ड्स को लागू किया गया, वर्ड को ऐड किया गया, सब चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो जाती है। तो आई होप आपका अब इससे सवाल गलत नहीं होगा। चलिए, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कहाँ पे सोशल जस्टिस के बारे में बात की गई है, कौन से आर्टिकल में और या फिर कौन से जगह पे? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और प्रीएम्बल। देखिए, अभी आपने पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से अगर सुना है तो आप इसको बता सकते हो कि क्या है। वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड। सोशल जस्टिस की हमने बात की कि एक सोसाइटी में इक्वल अधिकार देना किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई भी रंग का हो, कितना भी पैसा हो, कोई भी भेदभाव नहीं करना बेसिकली। देखिए, इसका आंसर है प्रीएम्बल। आपका जो प्रीएम्बल है वो बात करता है सोशल जस्टिस का। देखिए, अभी हमने बात की थी प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए आपके अकॉर्डिंग टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। उसमें से एक शब्द था सोशल, राइट? बात किया ना अभी हमें सोशलिस्ट, जो आपका एक शब्द था, तो वही है सोशल जस्टिस। तो ये प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। आप ये तीनों आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें आते हैं आप जा करके देखें। देखिए, मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप डाउनलोड कर लें, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन की। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन टाइप करना तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। एक आप कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर लो। जब भी किसी आर्टिकल देखो तो इस ऐप में जाके डायरेक्टली आप जाके देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब रिपीटेडली आप देखोगे तो आपको इससे आर्टिकल्स वगैरह याद हो जाएंगे। एक दिन में याद नहीं होगा तो आप कोई ट्रिक बना लो याद करने की, या आप ये जो ऐप है वो रेफर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जिस तरह से आप डिक्शनरी रखते हो वैसे ये ऐप रख सकते हो। समझो ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिक्शनरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कौन सा अमेंडमेंट एक्ट प्रियम्बल में चेंजेस करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? बताइए। थर्ड अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट और 4th अमेंडमेंट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया प्रियम्बल से सवाल काफ़ी ज़्यादा आता है, तो अभी आपको यहीं पे इस वीडियो में प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन है, कितने तरीके से पूछा गया है ये आपको मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से। तो बताइए क्या है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अभी हमने बात की थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट की। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हम इसी की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं प्रियम्बल को कौन से एक्ट के अनुसार ये किया गया, आपका हटाया गया। देखिए सीजीएल में आया हुआ ये सवाल है आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसीडर्ड एज लैंडमार्क, जिसके लिए निम्नलिखित में से एक निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बनाम भारत के मामले को एक ऐतिहासिक माना गया। जो ऐतिहासिक माना गया था किसकी वजह से माना गया था? इसमें क्या ऐसा निर्णय दिया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया में? The religion cannot be mobilized for political ends, abolishing untouchability from the country, right of life and liberty cannot be suspended under any circumstances. The basic structure of constitution as defined in the preamble cannot be changed. बताइए क्या है इसका आंसर? ये भी CGL में आया है ये क्वेश्चन आपका, तो आंसर बताइए क्या है? देखिए इसका आंसर है आंसर डी। जब केशवानंद भारती केस जब पहली बार जब लगाया गया, मतलब आया, जब केशवानंद भारती केस जब कोर्ट में आया तो उस समय पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट उभर कर आया। अब सवाल ये उठता है ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये आपके इसको पार्लियामेंट को कि आप कुछ भी चेंजेस कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉज में चेंज कीजिए, कोई भी आर्टिकल में चेंज कीजिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही वेग टर्म है, इसको जुडिशरी अभी तक डिफाइन नहीं कर पाई है। जैसे जैसे सिचुएशन आती है जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करते जाती है चीज़ों को। तो उसमें बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल में जो डिफाइन किया गया है चीज़ें वो जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बात आई थी वो केशवानंद भारती केस में आई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल बैटल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए तो आपको ध्यान रखना है। तो फंडामेंटल राइट जो है इसमें यही बोला गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट। आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट जो बेसिकली है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब प्रियम्बल का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जुडिशरी ने बेसिकली ये बोला केशवानंद भारती केस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का, आपको जरूर याद रखना है ये। द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स, टर्म जो वी है प्रियम्बल में उसका क्या मतलब है? इंडियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन पार्लियामेंट, द पीपल ऑफ इंडिया। बताइए क्या मतलब है प्रियम्बल का? देखिए जो टर्म जो वी है प्रियम्बल का वो बात करता है द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए जब आपने सुना होगा तो ऐसे होता होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू हैव अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव द आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये है मतलब वी जो यहाँ पे है वो क्या है? प्रियम्बल है आपका, सॉरी वी जो है वो पीपल है इंडिया के, समझ रहे हो? तो सोर्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? हमारा जो प्रियम्बल का जो सोर्स पे है जो वी है उसका मतलब है पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इसलिए बोला गया प्रियम्बल टेल इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो सोर्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए सवाल यही पूछता है कि सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए सोर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पीपल है, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे, आपको जनता के ने ही अधिकार दे रखा है कि आप पार्लियामेंट में बैठ के लॉज बनाओ, रूल्स रेगुलेशन बनाओ। तो इनकी जो सोर्स क्या है, जो पावर कहाँ से आता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पीपल से आता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वेर एडेड इन 8 शेड्यूल लेटर? कौन से लैंग्वेज को 8 शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया? देखिए 8 शेड्यूल किसकी बात करता है? लैंग्वेजेस की बात करता है।
नाइन्थ स्केड्यूल अभी हमने बात किया, किसके बारे में बात करता है? लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, कितने स्केड्यूल ऐड किए गए नाइन्थ के बाद और वो किससे रिलेटेड हैं? कोई क्वेश्चन बहुत आता है इससे भी, बताइए ज़रूर आप क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, उड़िया, कोंकणी और नेपाली। बताइए कौन से लैंग्वेज को ऐड किया गया इसके 8 स्केड्यूल के अंदर? तो गाइस का आंसर है कि सी, आपका ऑप्शन सी है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 8 स्केड्यूल के अंदर ऐड किया गया। इनको बाद में ऐड किया गया था। जब आप स्टार्टिंग की बात करो, टोटल 14 लैंग्वेज थे आपके 8 स्केड्यूल में। सबसे फर्स्ट लैंग्वेज ऐड किया गया 14 के बाद, तो सिंधी लैंग्वेज ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज ऐड किया गया आपका 71st अमेंडमेंट के द्वारा एक्ट, एंड 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज को ऐड किया गया। देखिए ये पूछता है कि 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन से लैंग्वेज को ऐड किया गया था, 71st के द्वारा किसको ऐड किया गया था, 92nd के द्वारा किसको ऐड किया गया था। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या था यह 92nd में क्या हुआ था, BDMS, ठीक है, मतलब MSBD याद कर सकते हो, MS धोनी, राइट। तो ये 92nd के द्वारा हुआ था। M से मैथिली हो गया, S से आपका संथाली हो गया, B से बोडो हो गया और D से क्या हो गया, डोगरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st के द्वारा ऐड हुआ था, 21st में सिंधी को ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी सवाल है आपका। Which one of the following schedule of the Indian Constitution list the names of states and specific their territories? तो बताइए कौन सा स्केड्यूल किसके बारे में बात करता है? स्पेसिफिकली आपको बताना है स्टेट के बारे में, कौन सा स्केड्यूल बात करता है, जो बताता है क्या नाम है आपके स्टेट का, कहाँ लिखा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बताइए कहाँ पे है। देखिए इसका आंसर है फर्स्ट शेड्यूल में आपके लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लिखा गया है, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब यूटी स्टेट और जुडिशियल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात किया गया है। और सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो सैलरीज के बारे में बात करता है, सैलरीज क्या मिलेगा उसके बारे में बात करता है सेकेंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ और अफर्मेशन के बारे में, कि ओथ जो है दिलाई जाएगी वो कैसे, किसको दिलाया जाएगा, किसके द्वारा दिलाया जाएगा, वो सारी बातें जो करता है थर्ड शेड्यूल बात करता है कुछ ऑफिसेस के बारे में। फोर्थ शेड्यूल ये बात करता है, शेड्यूल है ये बात करता है कि कितने सीट राज्यसभा में स्टेट को दिया जाएगा और यूटी को दिया जाएगा, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। तो ये चारों ही शेड्यूल आपको याद रखने हैं गाइस। सो गाइज लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक किया करो। लाइक करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि देखो इतनी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाओ, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी करो, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आप लोग डिसलाइक भी करते हो लेकिन बताते नहीं हो कमेंट सेक्शन में कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही है या क्यों डिसलाइक किया है। क्योंकि अगर जब तक देखो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे तब तक चीज़ें इंप्रूव नहीं हो पाएगी, इसलिए फीडबैक देते रहा करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो ताकि उन तक भी ये पहुँचे, उनके भी डाउट्स क्लियर हों। और मुझे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।